करते हैं, ना शोहरत पे नाज करते हैं, मोदी के करते हैं और मोदी कैरियन होने पे नाज करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया वेलकम किया आप सबने और आई फील वेरी ब्लेस्ड। आज मैं जयपुर के अंदर हूँ, पहचान इवेंट है जो, और स्पेशली मैं हमारे एएसएम अमित जी और ये सारी लीडरशिप का और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसी को बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है? जिनका दिल कमजोर है उनका थोड़ा ध्यान रखना, जो आसपास वाले बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों, नाम मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस बिजनेस से पहले की बात करें तो मैं एक हिंदुस्तान की लीडिंग एमएनसी इन्फोसिस, वहां पर मैं सीनियर कंसल्टेंट था। उससे पीछे थोड़ा और चले, काफी सारी कंपनी में जॉब की, थोड़ा और बचपन में चले तो पाकिस्तान के पास अमृतसर के अंदर हमारा गांव है भिखीविंड, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और बचपन में ही 86 के अंदर पिताजी के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उनकी डेथ हो गई। काफी अच्छा हमारा बिजनेस था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, सारा बिजनेस चौपट हो गया। पंजाब के अंदर हालात ठीक नहीं थे और मदर मेरे जॉब करते थे, जॉब ठीक थी, लेकिन हालात ना ठीक होने के कारण मुझे पंचकुला भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहां एक चैरिटेबल हॉस्टल था जहां पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन होती थी, हमारा रहना खाना पीना सब फ्री होता था, कपड़े कुपड़े बुक्स वगैरह सब फ्री मिलती थी मुझे, राइट। और वहां पर हॉस्टल के अंदर जब रहते थे तो हमारे वहां पर पंजाबी मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। तो जब वहां देखा करता था मैं, हीरो आते थे उनके ऑटोग्राफ लेते थे, तो वहीं से एक सीन डल गया था बचपन में ही, यार जिंदगी में आगे जाकर एक सेलिब्रिटी बनना भी, लोग अपनी भी ऑटोग्राफ लिया करें, राइट। और वहीं पर एक दूसरा सीन डल गया, जब कोई वहां पर फल वगैरह या कपड़े वगैरह देने आता था तो हमारे वहां पर 2 तरह के बच्चे रहते थे हॉस्टल के अंदर। एक थे जो पेड बच्चे होते थे जो फीस देके वहां रहते थे, एक होते थे मेरी तरह जो टेररिस्ट विक्टिम बच्चे होते थे। हम लोगों को बुलाकर वहां लाइन में लगकर स्वेटर वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह देते थे। तो जब पापा थे तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब वो लाइन पे लगकर लेना पड़ता था तो मुझे बड़ा अंदर से कुछ फील होता था। तो वहीं पर कहीं ना कहीं मैं सोचा करता था, यार जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाना दुनिया में रहे ना रहे, हमारे बच्चों को कभी किसी आगे ऐसे हाथ ना करना पड़े। भाई ये कारवा चलता गया। फिर +1 2 आई, माहौल ठीक होना शुरू हुआ पंजाब में। फिर अमृतसर के अंदर स्कूलिंग की, वहां भी चैरिटी के ऊपर। फिर आगे इंजीनियरिंग के अंदर मेरी सिलेक्शन होगी कंप्यूटर साइंस में। मैं खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए था कि रैंक अच्छा आ गया था, एक अच्छे कॉलेज में मुझे सीट मिल गई थी, लेकिन दुख इसलिए भी था भी पैसे कहां से आएंगे। लेकिन बोलते ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देती है। अचानक एक और कॉल आया मुझे, वो भी चैरिटेबल संस्था थी। उन्होंने बोला हम आपकी सारी इंजीनियरिंग की फीस स्पॉन्सर कर देंगे दोस्तों, राइट। हर 6 महीने बाद मैं वहां से जाता था, फीस लेके आता था। 6 महीने बाद सेमेस्टर कंप्लीट होता था, तो सारी मेरी पढ़ाई ऐसे ही होगी दोस्तों। लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो प्लस पॉइंट क्या हुआ, मेरी संगत बहुत अच्छे लोगों के साथ थी। शुरू से सोच ऊंची थी। वहां पर ड्रामेटिक्स में चला गया मैं, ड्रामेटिक्स के इवेंट होते थे, फोक डांस के इवेंट होते थे, मैं टॉप करता था वहां पर, कल्चरल कमेटी का हेड बन गया। और वहां पर जो बचपन में सीन था ना सेलिब्रिटी बनना, वहां पर थोड़ा और बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। मुझे बेस्ट फोक डांस का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टिंग का भी अवार्ड मिला वहां पर। तो था यार कुछ ना कुछ ऐसे करना, लेकिन लाइन मेरी थी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के आगे सारा दिन बैठ के काम करना होता था। एनीवे लोग अच्छे थे मेरे साथ, सपना बन गया भी विदेश जाएंगे इंजीनियरिंग करने के बाद।
हमारे पंजाब में वैसे बड़ा क्रेज है बाहर जाने का। तो जब मेरी इंजीनियरिंग की सिलेक्शन हुई, ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। अनफॉर्चुनेटली 2001 में रिसेशन आ गया आईटी सेक्टर के अंदर। यूएस की मार्केट क्रैश होगी, इंडिया की मार्केट क्रैश होगी, जॉब मिली नहीं अपने को। तो हमने कहा आप क्या करें, अल्टीमेटली एक स्कूल के अंदर मुझे लेक्चरर की जॉब करनी पड़ी 6000 रुपए में। लेकिन सपने बड़े बड़े थे, मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी साथ में रन कर लिया, तो अच्छे खासे पैसे बनने शुरू हो गए द्वारा एक में। जैसे ही पैसे बनने शुरू हुए, घर वालों ने बोला शादी कर देते हैं। मेरी सिस्टर जो थी उन्होंने एक लड़की देखी और पहली नजर में उनसे प्यार हो गया देखते ही, और उनसे शादी होगी शीत पूरा चोपड़ा। भाई जब तक लाते उनके लिए। जैसे ही शादी हुई फिर लगा भी नहीं यार, लाइफ कुछ बढ़िया होनी चाहिए, बाहर की तैयारी करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इंग्लैंड जाने की तैयारी की, वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा थोड़ा और मेहनत करके तैयारी करते हैं। इंग्लैंड जाने के चक्कर में जॉब भी गई, छूट गई, और मेरा इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया, और वीजा मेरा फिर नहीं लगा। मैं फिर खाली का खाली। तो डिप्रेशन होना शुरू हो गया, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा भला तेरे पास सब कुछ था, तेरा सिस्टम सेट था, लोग तो आपको पता बातें करते हैं। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, और उन्हीं दिनों पूजा ने कंसीव कर लिया। टेंशन बढ़ गई बेटी को। और दोस्तों फिर मैंने घर वालों से बोला भी चलो चंडीगढ़ जाता हूँ जॉब ढूंढने के लिए। चंडीगढ़ जॉब मिल गई 6-7 हजार रुपए की। तो फिर वहां पर मेहनत की, फिर इंक्रीमेंट लग गया, फिर और मेहनत की। मैं चेन्नई चला गया जॉब ढूंढने के लिए, वहां जॉब मिल गई 25,000 रुपए की। और फिर वहां पर 20 दिन रहा, दिल नहीं लगा, वेदर प्रॉब्लम थी। अल्टीमेटली फिर मैं नोएडा आ गया, वहां पर अच्छी जॉब मिल गई मुझे, और ज्यादा प्रमोशन हो गई। तो तकरीबन 4 से 6 महीने लगे थे, जहां से गिरा था फिर वहां पर उठकर आ गया मैं। फिर मैंने सोचा मैं अब नहीं भी पंगा लेना, ठीक है अब सिस्टम सेट है, बेटी हुई, सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक फोन आता मुझे, बोलते जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, और मेरे दिल में फिर वो कीड़ा जा गया। मैंने कहा बताओ क्या है। बोलते एक मीटिंग है वहां पर आना। मैं जब गया वहां पर ऐसी मीटिंग थी, मैं नीचे सीढ़ियों में बैठा था, रश इतना था। और वहां पर क्या हुआ, एक इंजीनियर जाके समझा रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान। लेकिन मैं न्यूट्रल था एक्चुअली, ओपन माइंडेड तो मैं बचपन से ही था। तो जब उन्होंने बोला बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें, मैंने कहा यार यही तो चाहते थे हम लोग। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने घर पे ये बता दिया जाकर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको तो पता ही है, पहले घर का कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने वाइफ को बोला आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, तो आज हमने घूमने जाना है। वो हैरान, बोलते ठीक है जी। मैं उनको लेके गया, पहले गोलगप्पे खिलाए, टिक्की खिलाई, साथ में देख भी रहा था ऐसे ऐसे, मुंह ठीक है। तो बोलती अब क्या करना। मैंने कहा यार एक ना एजुकेशनल इवेंट है, वहां पर किसी ने बुलाया था, उधर भी हुआ है थोड़ा सा। जैसे ही वहां पर गए, और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो मुझे पहले से जानते भी थे, और मेरे वाइफ को भी जानते थे। मैंने उसको बोला भाई जब मैं एंटर करूंगा, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती मेरी वाइफ के सामने मत आ जाना, मैं नहीं तो वो मीटिंग से मुझे उठा के ले जाएगी। वो अपने जो पीछे छुप कर बैठी थी। जैसे जैसे वो मीटिंग हो रही थी, सभी लोग मीटिंग की तरफ देख रहे, मैं पुजारी की तरफ देख रहा था। लेकिन एनीवे उन्होंने आते अधूरे मन से बोले ठीक है करना तो कर लो। बस फिर करना शुरू किया। वो एक अंग्रेजों की कंपनी थी। मैंने सोचा अब दिल लगा के काम करेंगे, लेकिन शायद भगवान को फिर कुछ और मंजूर था। मैं ये सोचता था यार नोएडा में रहता हूँ, यहाँ लोग पंजाबी कम है, चंडीगढ़ चलते हैं, वहां जॉब ढूंढता हूँ, वहां पर खुल के करेंगे, अपने लोग हैं सब कुछ। मैं वहां से जॉब छोड़ के चंडीगढ़ चला गया। जैसे ही जिस कंपनी में चंडीगढ़ गया वहां पर रिसेशन आ गया। उन्होंने जॉब से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पूजा जी भी जॉब करते थे। मैं फिर वापस नोएडा पहली कंपनी में आ गया। मैं कह रहा हूँ क्या करें। एनीवे करता रहा। अल्टीमेटली फिर मैंने डिसीजन ले लिया यार नहीं करना है, अब तो सीरियसली करना है। जैसे शुरू में लोग करते ना वैसे हम भी कर रहे थे।
कभी मीटिंग में चले गए, कभी नहीं गए। सेमिनार देख लिया तो सोच रहे थे फट्टे चक देंगे, दो लोगों ने मना कर दिया तो पकड़ पड़ के फट्टों को नीचे से निकालना पड़ता था। तो ऐसे चलता रहा। अल्टीमेटली फिर एक मैंने सेमिनार देखा, मेरा टेम्परेचर फिर ऊपर चला गया। मैंने कहा अब तो यार करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा फिर जॉब चेंज करते हैं। मैं फिर चंडीगढ़ चला गया, लेकिन चंडीगढ़ गया ही था, भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। मुझे कंपनी ने बोला भी आपको तो कनाडा जाना पड़ेगा, वहां मूव करेंगे आपको। मैं हैरान, वाइफ बोलती कनाडा की अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा तो ड्रीम था, अब जाओ। अब अंदर से दिल भी ना करे, लेकिन फिर घर वालों ने प्रेशर डाला, मैं चला गया। वहां पर दोस्तों मैंने एक सेमिनार देखा, वहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके पास इस इंडस्ट्री से जेट प्लेन थे अपने, राइट। और एक ऐसे पर्सन से मिलने का मौका मिला जिसके घर पे गैरेज था बहुत बड़ा, लेकिन गाड़ियां नहीं थी दोस्तों, उसके गैरेज के अंदर जेट प्लेन था उसका। मैं नेटवर्कर की बात कर रहा हूं। वहां जाके मुझे पता चला इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो फिल्म स्टार रॉक स्टार से ज्यादा पैसा बनाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर टेम्परेचर ऊपर चला गया। फिर मैंने घर वालों को बोला मैं कनाडा नहीं सेटल होऊंगा, वापस आएंगे और नेटवर्किंग करेंगे दोबारा। मैं आया दोस्तों, लेकिन जॉब वहां थी जिस कंपनी के अंदर फिडेलिटी में था मैं, जॉब मैंने चेंज कर ली, इन्फोसिस में चला गया। और वहां पर फिर मैंने कसम खाई आज के बाद ना तो कभी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कहीं कंपनी भेजेगी, और ना ही मैंने प्रमोशन लेनी है, ना ही ऐसा काम करना भी मेरे काम पे कोई उंगली उठाए, और ना मैंने ऐसा काम करना कोई मुझे शाबाश दे के और ज्यादा काम दे मुझे। मैंने सोचा एवरेज ही रहना, छिप छिप के रहना है और नेटवर्किंग करनी है बस। दोस्तों फिर क्या था, शुरू हो गया सफर, काम करना शुरू किया, फिर लेवल जंप आने शुरू हुए, अचीवमेंट आनी शुरू हुई। करते करते फॉरेन ट्रिप भी मैंने लिया, स्विट्जरलैंड गए घूमने। फिर मैंने सोचा भी यार अब इसको फुल टाइम ही करते हैं। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, अराउंड 2009 में आई लेफ्ट माई जॉब, और तब मेरा जो टेक होम था 85,000 था। आज से 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन जब जॉब छोड़ी तो तब असलियत पता चली मुझे। हुआ क्या, जो खर्चे थे खर्चे तो थे ही, कहीं ना कहीं मुझे लगा यार मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया इतनी अच्छी जॉब छोड़ के। बिजनेस में थोड़ी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई, नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, बिजनेस डाउन आना शुरू हो गया, और शायद जो सोच के मैं इस इंडस्ट्री में आया था वो कहीं ना धुंधला सा होता हुआ नजर हो रहा था दोस्तों। फिर इनकम पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई, किराए के घर पे रहते थे। अल्टीमेटली मैंने ये सोचा भी नहीं यार पार्ट टाइम में कुछ करते हैं। दिन बड़े टफ थे, मैंने दोबारा मार्केटिंग का काम शुरू किया। गाड़ी भी चलाने के लिए कई बार पैसे नहीं होते थे, स्कूटी पे काम शुरू किया। लेकिन एक बार ऐसे हालात आ गए तो घर का किराया भी नहीं दे सका मैं, और मुझे ससुराल शिफ्ट होना पड़ा कुछ दिनों के लिए। और वहां पर कुछ ऐसी बात होगी, मुझे ऐसे लगा जिंदगी खत्म ही कर लेनी चाहिए। लेकिन वहां पर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक बात बताई मुझे। बोले एक होता मेढक, एक होता कछुआ। जब मेढक को स्टिक मारते हो ना वो जंप कर जाता है, जब कछुए को स्टिक मारते हो गर्दन अंदर करके स्टिक खाई जाता है। तो बोलता तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं तो मेढक ही बनना चाहता हूं। तो उन्होंने एक बात बोली, whenever you get setback, do not step back and bounce back। तो मैंने फिर एक बात सोची, फिर दोबारा टेम्परेचर फिर हाई हो गया। फिर मैं मोटिवेट करना शुरू कर दिया। फिर मैं बोला करता था कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आज कहां हो, फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है आपको जाना कहां है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है आप गिर के उठते कितनी बार हो। लो जी हुआ क्या, एक्साइटमेंट आपको पता नेटवर्क में बहुत जल्दी आ जाती है। एक सेमिनार आया उसी कंपनी का, मैं फिर पैंट शर्ट कोट डाला, टाई डाली, जेब में थे 270 रुपए, और ऐसा हालात था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तो मैंने कहा यार अब गाड़ी में तो जा नहीं सकता, अब क्या करें।
मेरे पास स्कूटी होती थी लाल रंग की, लाल रंग की स्कूटी हुआ करती थी। मैं वाइफ को बिना बताए चला गया। अब गया, स्कूटी होगी आगे जाके बंद। मैंने कहा ये क्या होगा? देखा सारा कुछ, पेट्रोल नहीं था उसमें। अब 270 रुपए थे, 200 रुपए की तो टिकट थी इवेंट की, 70 रुपए बाकी बचे थे। मैंने किया क्या, 50 रुपए का डलवाया तेल स्कूटी के अंदर। और इवेंट जहां था, क्योंकि मैं उस कंपनी में अच्छे लेवल पे था, स्कूटी मैंने काफी पीछे जाके लगा दी कि किसी को पता ना चले। फिर मैं आगे से एंट्री की मैंने ऐसे ऐसे, ठीक है। 20 रुपए जेब में थे दोस्तों। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर बोला करते हैं ना, पता नहीं कौन सा इवेंट, कौन सा सेमिनार आपकी जिंदगी बदल दे। बड़े डिसीजन बड़े इवेंट में लेते हैं। वहां पर एक स्पीकर आए, उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी दोस्तों, मुझे नहीं समझ लगी उस इवेंट के अंदर कोई डायमंड बना कि नहीं बना, लेकिन मनीष चोपड़ा बन गया डायमंड उसमें। वहां पर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, मैं रोता ही रहा। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने कराई और एक उन्होंने किताब बताई थी, द सीक्रेट। उस किताब में मेरी जिंदगी बदल गई। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मैं अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस देना शुरू कर दिया और ये जो नेटवर्किंग का काम था थोड़ा थोड़ा कम होता गया। अल्टीमेटली 31 दिसंबर 2013 का दिन, हमारी अपलाइन बोला करती थी सपने लिखा करो, लिखे हुए सपने जरूर सच होते हैं। तो 2012 से मैंने सपने लिखने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे मैं सपने लिख रहा था दोस्तों, हालात जो थे वो नहीं थे, डाउन जाए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी यार, सपने लिखने में कहीं गड़बड़ हो रही शायद। लेकिन ड्रीम बुक बहुत बढ़िया बनाई मैंने। और 31 दिसंबर 2013 को मैं गुरुद्वारा गया, क्योंकि हर साल मैं 31 दिसंबर को गुरुद्वारा साहब जाता हूँ और नए सपने लिखता हूँ ड्रीम बुक के ऊपर, विजन बोर्ड के ऊपर, अब तक भी है सेम। और वहां पर मैंने डिसीजन लिया कि जिस कंपनी में काम करता हूँ आज इसे क्विट करता हूँ इसको। जैसे मैं घर पे आया, वाइफ ने बोला भी सपने नहीं लिखने। मैंने कहा तो एक ही सपना लिख दिया। बोलती क्या? मैंने कहा मैंने ये लाइन ही क्विट कर दी आज के बाद। कैन यू बिलीव, हमारे घर पे उस दिन पार्टी हुई। मेरे वाइफ ने सभी रिश्तेदारों को फोन कर दिए, इसने वो कंपनी छोड़ दी। एनीवे मैंने कसम खा ली, ना उस कंपनी के ऑफिस जाऊंगा, ना अपलाइन से बात करूंगा, ना ही ट्रक यूज करूंगा। मैं डरता था कहीं फिर ना वो किया जाग जाए मेरे पास। लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। अभी 7 दिन नहीं बचे, 7 दिन नहीं बचे, मुझे फोन आता है मेरी क्रॉस लाइन का। बोलते क्या हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया। बोलते आपके घर पे चाय पीनी है। मैं समझ गया फिर। अच्छा, वो भाई साहब मेरे साथ स्विट्जरलैंड भी गए थे। मैं समझ गया भी जब कोई बंदा बोले नेटवर्किंग के अंदर भी चाय पीनी है, इसका मतलब कुछ और होता है। मैंने सोचा लगता है इसने भी कहीं कोई कसम कुसम खा ली है। लो जी, वो घर पे आए। अब जब घर पे आए तो वो थोड़ा डर भी रहे थे, उनको नहीं पता था मैंने छोड़ दिया। अब होता ना एक दूसरा लीडर कैसे बात करे दूसरे लीडर से। मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने दिखाओ यार क्या लेकर आए हो। बोला फिर गिलास मंगवाओ, जग पानी का मंगवाओ। तो वो तो पहले ही रेडी होता था, वो रखा। जब दोस्तों उसने डेमो किए ना, जैसे जैसे स्टेरिक क्लीन नीले से सफेद रंग बन रहा था, मेरी भी नेगेटिव सोच पॉजिटिव होती जा रही है। तो हुआ क्या, जब मैंने सारे डेमो देखे, एक मैंने काम बढ़िया किया था, मैंने अपने वाइफ को भी साथ बुला लिया था। वाइफ साथ में बैठ गए, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग दोबारा किचन सेफ करके बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं दोबारा इनकम आनी शुरू हुई थी हमें थोड़ी थोड़ी। तो मैं फिर गया, वाइफ ने इशारे से बुलाया, जी 1 मिनट आना, काम है। वो जो लीडर बैठा था बोलता, जा यार सुनिया क्या काम है। मैंने कहा आता हूँ यार। गए, बोलते खबरदार अगर हूं भी किया तो वहां
मैंने समझाया, मैंने कहा यार देखो कोई बात नहीं, इतने सीनियर लेवल पे थे हम, इकट्ठे भी रहे थे स्विट्जरलैंड में, 3000 रुपए की बात है, ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं। अब आया अगला, मना क्या, अच्छा नहीं लगता। लो जी 3000 रुपए के साथ हमने प्रोडक्ट वगैरह ले लिए। जैसे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए घर पे, अच्छे लगने शुरू हो गए, और एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद एक शख्स आते हैं मेरे घर पे। वो बोलते यार आपका संडे वाला दिन नीचे मीटिंग होती थी, फ्री होता है तो वहां पर एक मीटिंग कर ले। तो मैंने कहा कर लो यार, वो पुराने साथी थे अपने, पहली कंपनी में वही मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे। और दोस्तों जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हमारे ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी हमारे घर पे थे। तो जब डेमो दिए, सारा कुछ हुआ, अल्टीमेटली आपको पता फिर नेटवर्कर को भी किसी को कन्विंस करना तो आता ही होता है। मैंने अपने वाइफ को कन्विंस कर लिया, देखो यार 6 बजे के बाद प्लीज थोड़ा अलाउ कर दो, 1-2 घंटे में कर लिया करूँ। मैंने कहा अगर नहीं करना तो अभी बोल दो, लेकिन उन्होंने बोला चलो ठीक है कर लिया करो थोड़ा थोड़ा काम। अब आपको पता ही है, हमें तो थोड़ा हाई चाहिए थी, बाकी तो हमें पता ही क्या काम करना है। अब दोस्तों मेरे पास वो 2 घंटे हुआ करते थे शाम के, क्योंकि 2 घंटे बाद मैंने घर पे रिपोर्टिंग किया करनी होती थी। तो आप समझ सकते हो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था मोदी के। मैंने इतनी स्पीड से काम करता था कि पहले महीने जब काम करना शुरू किया, चेक आ गया मुझे 10,000 रुपए का, ठीक है। फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, पार्ट टाइम किया मैंने काम 1 साल तो। लेकिन हुआ क्या, 1 साल में क्या हुआ थोड़ा सा आपको दिखाता हूं सर। नेक्स्ट वो है क्लिकर, इधर से वो, ये थी मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मीटिंग। वही सच है क्या? राइट, लेकिन ध्यान से देखो, पहली मीटिंग में भी टाइम लगा के बैठा था मैं, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले साल जब काम किया मुझे पैसे 4,35,000 रुपया, और साथ में ये गाड़ी भी आ गई अपनी। फिर वाइफ को बोला कि थोड़ा अलाउ कर दो यार, थोड़ी और मेहनत करते हैं। तो वाइफ ने बोला चलो कर लो। लेकिन हुआ क्या, जब 4,35,000 आया, मेरा पॉचर हो गया हाई। मैंने कहा वैसे नहीं मैं काम करूंगा, मैं मोदी केयर में 4 लाख के लिए नहीं काम करूंगा, वो भी सालाना। मैंने कहा अलाउ करोगे तो बढ़िया तरीके से काम करूंगा। मैंने कहा विश्वास करो यार कि 0 भी लग सकता पीछे। हुआ क्या, उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर क्या करना चाहते हो। मैंने कहा एक बार ना दिल्ली चलते हैं यार, समीर जी से मिलके आते हैं। और अल्टीमेटली वो मान गए दोस्तों। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है 2 मई 2015, जब समीर जी को मैं मिला था। मैंने किया क्या, मेरे कुछ 25-30 लोग थे, उनको गाड़ियों में उठाकर मैं ले आया। कई बार अपने बोला करती है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग पे लाया करो। तो दोस्तों जब समीर जी से मिले, वहां पर मैंने और मेरे वाइफ ने डिसीजन लिया कि हम दोनों मोदी केयर को उसी पैशन के साथ करेंगे जैसे पहली कंपनी में काम किया था। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप फुल टाइम कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये फायदा हुआ दोस्तों। उसका रिजल्ट क्या आया, पहली गाड़ी आई PB02, और मैं 11 महीने के अंदर अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, J&K का पहला फर्स्ट और फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया। रुक जा भाई रुक जा, भगवान को कुछ और मंजूर था। 5 मई 2016 को मैं जयपुर में आया। जयपुर में आया, कुछ ऐसा कांड हो गया, कांड ही बोलूंगा उसको। मेरी अपलाइन छोड़ के किसी और कंपनी में चली गई। मैं फर्स्ट और फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बना। चेक मेरा जो पहला था ना पूरे साल का 4 लाख समथिंग, जिस महीने में GBD बना उस महीने का चेक मेरा 4,07,000 था। ताड़ियां मत मारो। हुआ क्या, एक बिहार के GBD है अनूप गुप्ता,
जब मैं जीबीडी बना वो बने प्लेटिनम। लेकिन हुआ क्या, 3 महीने बाद वो जीबीडी बन के मैं प्लेटिनम बन गया। पता क्या हुआ, बीच में वो कांड हुआ, मेरी अपलाइन छोड़ के कहीं और चली गई, मुझे भी गुमराह किया गया, 1 हफ्ते के लिए मुझे भी साथ में ले गई। लेकिन जब बाद में पता चला कुछ, तो लगा नहीं यार मोदी की अच्छी कंपनी है, ये गलती हो गई, मैं फिर वापस आ गया। लेकिन जो साथ गए थे ना वो वही रह गए बेचारे, मैं अकेला वापस आ गया। अब समझ सकते हो, जिसकी 14 लगे हैं और 4 ही वापस आई, बाकी 10 वहीं पे रह गई। क्या दिमाग खराब होता होगा बंदे का। 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर से सारा टर्नओवर रह गया 30 लाख, 70 लाख वही छूट गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि whenever you get set back, do not sit back, step back and bounce back। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है आप गिर के उठते कितनी बार हो। ये कहने को बातें अच्छी लगती है, जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो। समझ नहीं आती थी, डाउनलाइन जब सामने आती बोलते रहे फट्टे चक देंगे, फट्टे चक देंगे। मैं और भाई रात को नेगेटिव डिस्कस करते थे, पता नहीं यार अब कहीं वो भी ना ले जाए, वो भी ना ले जाए। बढ़िया अपलाइन थी वो, पावरफुल अपलाइन थी, लेकिन बंदे अब क्या करें। लेकिन दोस्तों फिर समीर जी से मिलना हुआ हमारा, राइट। और समीर सर ने एक ही बात बोली, मनीष मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बता क्या तुझे हेल्प चाहिए। वहां पर दोबारा एक पर्सनैलिटी हमारी जिंदगी के अंदर आई दोस्तों। उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी और एक बात बोली, मनीष मैं भी तेरे साथ हूं, जो भी तुझे दोबारा पंजाब का बिजनेस उठाने के लिए हेल्प चाहिए 24/7 365 डेज मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों हुआ क्या, देखो जरूरी नहीं होता दोस्तों अपलाइन फील्ड में जाके प्लान डेमो करे आपका, अपलाइन साथ भी खड़ी है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है दोस्तों। लोग गलती क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, अपलाइन का शरीर यूज करते हैं। करना क्या होता है, अपलाइन का दिमाग और अपना शरीर यूज करना होता है। महाभारत के अंदर एक बार युद्ध हुआ जब, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण महाराज के पास हेल्प लेने आ गए। दुर्योधन ले गया नरानी सेना, कृष्ण के पास बजे श्री कृष्ण, अर्जुन के पास कृष्ण महाराज बजे। अब कृष्ण जी एक बढ़िया अपलाइन थे, बढ़िया मेंटर थे, उन्होंने बोला ये प्यारी सी डाउनलाइन का इम्तिहान तो ले एक बार अर्जुन का। तो अर्जुन को क्या बोलते, हे अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया कि वह सांस बची तेरे पास। लेकिन अर्जुन एक बढ़िया डाउनलाइन था, उसको पता था कि जरूरी नहीं है मेरी अपलाइन साथ डेमो करने जाएगी तभी बात बनेगी, मेरी अपलाइन का ऑरा भी मेरे साथ रहेगा, मैं तब भी बढ़िया कर दूंगा। अर्जुन क्या बोलता है, बोलता हे श्री कृष्ण जीत निश्चित है मेरी, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो हुआ क्या, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपलाइन में काटने की कोशिश करते हैं। भस्मासुर का ना, भस्मासुर ने शिवजी भगवान की आराधना की और एक वर ले लिया। क्या वर लिया, जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब हुआ क्या, वो तो भोलेनाथ थे, उन्होंने बोल दिया तथास्तु। जैसे उन्होंने बोला तथास्तु, वो शिव भगवान के पीछे लग पड़ा, बोलता पहले तो अपलाइन को पसंद करता हूँ। लेकिन भाई अपलाइन की भी कोई अपलाइन होती है। वो अपनी अपलाइन के पास चले गए, विष्णु भगवान के पास, बोलते महाराज ये चक्कर पड़ गया। बोलते टेंशन मत लो। उन्होंने क्या किया, जब भस्मासुर आ रहा था तो वो रास्ते में खड़ गए एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल लड़की बन के। तो उस लड़की ने भस्मासुर को बोला, और तू छोड़ क्या उनके पीछे पड़ा, मेरे इधर आ, शादी करते हैं दोनों। और रोमांटिक हो गया और उसने बोला
शादी करूंगी तेरे साथ भस्मासुर, लेकिन शर्त एक है। तो बोलता क्या? बोलता पहले बोलती डांस करके दिखा। बोलता डांस तो मुझे आता नहीं। तो वो लड़की बोलती कोई बात नहीं, तुझे मैं सिखा दूंगी। लो जी, भस्मासुर उधर छोड़ के इधर आ गया। भस्मासुर डांस करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे डांस करते करते लड़की ने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी रख दिया। भस्मासुर सुहाना हो गया। तो जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना दोस्तों, राइट? जितना अपने गुरु के पास रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी। बस में कई बार जाते ना, जितना आप पीछे बैठे हो और ड्राइवर के दूर बैठे हो, झटके ज्यादा लगते हैं। थोड़ा थोड़ा पास आते रहते हो, झटके कम होने शुरू होते हैं, और जैसे ही ड्राइवर के बिल्कुल पास आ जाते हो ना, झटके बंद हो जाते हैं। ऐसे ही जितना आप अपलाइन से दूर रहोगे, संपर्क से दूर रहोगे, बात बनने वाली नहीं है दोस्तों। जितना संपर्क में आते रहोगे, कम्युनिकेशन में आते रहोगे, ग्रोथ होती रहेगी आपकी। चंद्रयान था ना, चंद्रयान जब तक संपर्क बना रहा 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय कर गया था, लेकिन जैसे ही संपर्क टूटा 2 किलोमीटर नहीं तय कर पाया। सेम ऐसे होता है दोस्तों। सो ऑलवेज अपनी जो अपनी अपलाइन है, एक्टिव और ग्रोइंग, उनके साथ टाइट कम्युनिकेशन में रहना, सबमिशन में रहना होता। लेकिन कैसी अपलाइन को फॉलो करना, कैसी को नहीं करना, वो ध्यान रखना है। 2 तरह की अपलाइन होती है, एक वो जो सोती है और रोती है, और दूसरी वो जो जागती है और भागती है। तो हमने किसको फॉलो करना है? बड़ी अपलाइन को। ऐसे ही एक अपलाइन का एंट्री हुआ मेरी लाइफ के अंदर, और वो थे हिंदुस्तान के महागुरु नन अदर देन डॉक्टर शेखर भरद्वाज। जब तक फिर हुआ क्या, बाउंस बैक करना शुरू किया, और उसी साल 2016 के अंदर मैंने एक ड्रीम लिखा था 2012 में कि 2016 के अंदर व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा। वो व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर आ गई दोस्तों। 6 से 8 महीने लगे। आई रीक्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड, और जो चेक था वो भी आगे बढ़ गया, वो भी ग्रोथ होगी चेक की। फिर आगे चले, फिर मुझे अभी भी दिन याद है, वो जब नया नया मोदी के करते थे, तो वाइफ मेरे पॉजिटिव हो गए थे थोड़ा थोड़ा, तो मैं उनको होम मीटिंग के लिए लेके जाया करता था। तो बेटा, स्कूटी होती थी लाल रंग की, बेटा पीछे बैठे होता था, वाइफ भी पीछे डेमो किट आगे रखी होती थी। तो मैं वाइफ को बोलना करता था, मैंने कहा यार तू एक बार दोबारा मेरे ऊपर विश्वास कर ले, ये लाल रंग की स्कूटी तेरी लाल रंग की जैकवर में बदल दूंगा मैं। वाइफ ऐसे नहीं बोलना करती थी, बोलती पहले ही तुमने मेरे मंगलसूत्र के अलावा घर का कुछ नहीं छोड़ा। दोस्तों हम तो हंस रहे ना, जिसके दिल पे बीतती है उसको पता था बेचारे को, ये फील्ड का दर्द है दोस्तों। लेकिन थैंक गॉड वैलेंटाइंस डे आया 2020 का, और मैंने अपने भाई को रेड कलर की जैगवार ले दी दोस्तों। फिर एक और ऐसा समय था जिंदगी के अंदर जब हालात बड़े टाइट थे, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरी बेटी की फीस थी दोस्तों, जो मैं एक बार दे नहीं पाया 3-4 महीने, और मुझे स्कूल से कॉल आ गया कि आपकी बेटी को पेपर में नहीं बैठने देंगे। 1800 रुपया फीस थी दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि बाप के लिए कितनी इंसल्ट वाली बात होती है वो। तो मुझे स्कूल बुलाया गया, मेरी बेटी के दिल के ऊपर क्या बीती होगी। मेरी मम्मी को पता लग गया, मेरी मम्मी ने 1800 रुपया फीस दी और तब उसने पेपर दिए थे। लेकिन क्या करते, हालात ऐसे थे। लेकिन इतने चैलेंज देखे थे लाइफ में, ये मोटी चमड़ी बन गई, सांड की चमड़ी नहीं होती, सांड की वो बन गई थी। मैंने कहा चक्कर ही कोई नहीं। और उसी बेटी को क्या हुआ, जब 18 साल की हुई, जिस दिन पहले दिन कॉलेज गई, तो दोस्तों क्या हुआ, 18 लाख की मैंने थार उसको सरप्राइज गिफ्ट की मैंने। और जिस दिन उसका बर्थडे था, वो देखो लिखा हुआ है 18th बर्थडे
और बीच में उसकी थार लगी है, उधर मेरी वाइफ की जैगवार लगी है और इधर मेरी फॉर्च्यूनर लगी व्हाइट कलर की। दिस इज मोदी केयर, ये है दोस्तों मोदी केयर। एक बात याद रखना दोस्तों, मोदी केयर से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। क्या कुछ नहीं दिया मोदी केयर ने मुझे। आगे देखिए, किराए के घर में रहता था दोस्तों, ये फ्लैट लिया पहला चंडीगढ़ के अंदर, फिर दूसरा फ्लैट लिया, वो लग्जरी फ्लैट लिया। और एक मेरा ड्रीम था, जब मैं मार्केटिंग करता था ना, स्कूटी पे जाता था, एक वहां की टाउनशिप है हमारे, वहां पर वीआईपी टाउनशिप है, वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी, होली सिटी उसका नाम है। मेरा ड्रीम होता था यार कभी इधर भी घर लेंगे, और मैंने ड्रीम बुक में लिख दिया था, राइट। हुआ क्या, उसी होली सिटी के अंदर हमने ये विला लिया दोस्तों। और ये देखो, हमारे घर के बाहर लिखा भी हुआ है मोदी के, राइट। मोदी के ने सेलिब्रिटी बना के रख दिया दोस्तों। ये फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारे लिए मोदी केयर से। ये मेरा बेटा है, ये चेक लाया था स्टेज पे। और जो अनूप गुप्ता जी का बता रहा था ना मैं, जब मैं जीपीडी वो प्लेटिनम और जब वो जीपीडी मैं प्लेटिनम बाउंस बैक किया, और एक ही दिन दोनों हम एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बने थे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए लोग नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, वो आप खुद होते हो दोस्तों। आगे देखो, पंजाब के दोबारा पहले ट्रिपल ब्लैक डायमंड बन गए। और ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इसने तो हमारे पूरे गांव को हिला के रख दिया। वही लोग जो बोला करते थे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तूने गलत डिसीजन ले लिया, क्या तू घर घर जाके साबुन बेचता, तेल बेचता, क्या करता है, ऐसे अच्छा लगता है, तेरी माँ ने तुझे इंजीनियर बनाया, इसलिए बनाया था कि लोगों के घर साबुन तेल बेच। जिस तरीके एबीपी न्यूज में आया था ना प्रोग्राम, सब गाँव वाले बोला करते तेरी मम्मी को आपका बेटा टीवी पे आ रहा है। दिस इज मोदी केयर दोस्तों। मैं हनुमान की अगर हनुमान होता छाती चीर के दिखा देता कि मोदी का क्या दोस्तों। ब्लड भी लोगे ना अंदर से, इधर से ब्लड भी लोगे तो मोदी का भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों। ये है मोदी का। ये देखिए, इट इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट इज अबाउट वेयर यू फिनिश। कई बार उतार चढ़ाव है जिंदगी के अंदर दोस्तों। पिछले साल की बात करें, भगवान कई बार लीला रचता है। मेरी इनकम 1 करोड़ प्लस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया था। तो हुआ क्या, पिछले साल फिर वही कांड हो गया, 2016 में हुआ था। मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ थे, काम करते थे, वो छोड़ के किसी और कंपनी में चले गए, राइट। लेकिन हम वहीं पर टिके रहे जहां पर थे। हमें पता था मोदी के बेस्ट है, सुमीर जी बेस्ट है। बोलते ना, दीन बंधु दीनानाथ हमारी डोरी तोरे हाथ। हम सुमीर जी के पास गए, सारा कुछ बातें हुई, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर जगत जी, वीरेंद्र जी। तो सुमीर जी ने, आपको पता है, सब लोगों की सुनते हैं, और मोदी केयर इज ए कंसल्टेंट ओरिएंटेड कंपनी। मोदी केयर लोगों की कंपनी है, लोगों के लिए है, और लोगों की फीलिंग से ही चलती है दोस्तों। सुमीर जी ने किया क्या, जो लोगों को चाहिए था वो नहीं दिया, उससे ज्यादा फिर वापस दे दिया, और ज्यादा दे दिया दोस्तों। लोग बोला करते थे मनीष मोदी केयर छोड़ के चला जाएगा, ये हो गया वो हो गया, बड़े र्यूमर्स आए दोस्तों, कई लोग छोड़ के चले गए। लेकिन मैं एक ही बात बोला करता था, मनीष चोपड़ा मोदी केयर के अंदर है, मोदी के अंदर था, और मोदी केयर के अंदर ही रहेगा अपनी आखिरी सांस तक दोस्तों। जो छोड़ के गए थे वो वहां से छोड़ के कहीं और चले गए, वहां से छोड़ के कहीं और चले गए, वो बस अब घूमते हुए आत्माएं बढ़ गए दोस्तों, और कुछ नहीं। मोदी केयर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। मोदी केयर ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों इस दुनिया, राइट। आगे चलते हैं।
अगर सच में आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें चाहते हो ना दोस्तों, तो मोदी केयर में दिल से बिल्ड कर दो, दिल से। मोदी केयर दिमाग से नहीं चलती दोस्तों, मोदी केयर यहाँ से चलती है, ये इमोशन से चलती है। क्यों? क्योंकि सुधीर जी भी इमोशन से चलाते हैं, मोदी केयर दिल से नहीं चलाते दोस्तों, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरी जर्नी के अंदर क्या हुआ मेरे साथ, किन किन ताकतों ने मेरी हेल्प की। जानना चाहते हो? इतनी घमासान स्टोरी थी। क्या हुआ अक्सर? सबसे पहला कौन सी ताकत थी जिसने मुझे हिम्मत दी दोस्तों? वो था मेरा एटीट्यूड। जब बीवी ऊपर चढ़ रहा होता है ना, सब लोग पॉजिटिव होते हैं। जब ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आ रही होती है, सब लोग पॉजिटिव होते हैं। असली एटीट्यूड आपका तब पता चलता है जब पिन मिस हो जाए, जब टाइटल मिस हो जाए, या कुछ लोग छोड़ के कहीं और चले जाए। एक बार एक ओरेकल कंपनी के बहुत बड़े सीईओ है लैरी विल्सन, तो वो जब लोगों की इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसे लोगों की ही इंटरव्यू लेते हैं वो खुद जिनकी इनकम कम से कम महीने की 1 करोड़ रुपया होती है मंथली। तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी इंटरव्यू के अंदर लोगों से क्या सवाल पूछते हो? तो उन्होंने बोला, मैं 25 मिनट की इंटरव्यू लेता हूं। जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, जिनकी सैलरी हमने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ देनी होती महीने की, और उनसे मैं पूरी इंटरव्यू के अंदर एक ही सवाल पूछता हूं। तो उन्होंने बोला, क्या सवाल पूछते हो? बोलते, मैं पूछता हूं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और आप उसमें से बाउंस बैक कैसे किया, आप उसमें से उभर के बाहर कैसे आए? तो बोलते, फिर आप किस चीज के ऊपर फोकस करते हो? तो उसने प्लानिंग कैसे की, उसने स्ट्रेटजी कैसे बनाई, उसने एग्जीक्यूशन कैसे की? बोलते, नहीं, मैं इन चीजों के ऊपर नहीं ध्यान देता। बोलते, फिर लैरी सर आप क्या चेक करते हो उस 25 मिनट के अंदर? बोलते, मैं सिर्फ एक ही चीज चेक करता हूं, जब वो बंदा अपने फेलियर से बाउंस बैक कर रहा था, उसका एटीट्यूड कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था दोस्तों। तो हमें ईगल की तरह एटीट्यूड रखना होता है। ईगल क्या करता है दोस्तों? हमेशा आसमान में उड़ता है, और ईगल हमेशा ऊंचा उड़ता है। छोटी सोच वाले पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बोलते ना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमेशा ईगल क्या करता है? बड़ी सोच रखता है दोस्तों। दूसरा, ईगल की लंबी दृष्टि होती है, लॉन्ग विजन होता है दोस्तों उसका। तो हमने भी क्या करना होता है? शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलनी होती, लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमने काम करना होता है। ईगल मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। जो हमारे फेलियर्स हैं वो भी हमारे डेड थॉट्स की तरह होते हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना। और एक और बात जो आप इसे समझ सकते हो, ये जो लिखा है ना, जो ईगल होता है मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। मतलब क्या है? जो ईगल जैसा एटीट्यूड रखता ना लीडर, वो कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करता, ऑलरेडी ज्वाइन हुए लोगों को मिसगाइड नहीं करता, उनको रीज्वाइन नहीं कराता। अगर आप ऐसा काम करते हो तो यूनिवर्स के अंदर क्या मैसेज भेजते हो दोस्तों? आप अगर ऑलरेडी ज्वाइन किया लोग, आप दोबारा ज्वाइन करवाते हो, तो आप पता ब्रह्मांड के अंदर क्या मैसेज भेजते हो? मेरे पास लोगों की कमी है। तो ब्रह्मांड क्या करता है? तथास्तु, वो कमी और बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी दोस्तों। तो कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाना दोस्तों। देन ईगल घबराता नहीं है जब आंधी तूफान आता है, जब भी कुछ चैलेंज आता है तो घबराना नहीं होता। जापान के अंदर होंडा कंपनी का एक बार प्लांट लगा, यूएसए ने बॉम्बिंग की और उसका प्लांट तबाह कर दिया दोस्तों। उसने क्या किया? दूसरी बार फिर प्लांट सेटअप किया होंडा ने, फिर यूएसए ने बॉम्बिंग की, फिर तबाह हो गया। उसने फिर दोबारा प्लांट सेटअप किया, जापान के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, प्लांट फिर उसका ध्वस्त हो गया। उसकी रिपोर्टर आए इंटरव्यू लेने, बोलते अब तो आपका प्लांट और सारा कुछ ध्वस्त हो गया, अब क्या करोगे? तो उसने पता क्या बोला? मेरा प्लांट ध्वस्त हुआ है, मेरा कॉन्फिडेंस ध्वस्त नहीं हुआ दोस्तों। बोला दोबारा खड़ा करेंगे, राइट? देन ये क्या होगा? ईगल हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को बाहर निकाल देता दोस्तों। मतलब क्या है? वो कभी नहीं चाहता ईगल
कि उसके जो घोंसले के अंदर जो बच्ची है वो कंफर्ट जोन में रहे, सॉफ्ट सॉफ्ट घास को बाहर निकाल के फेंक देता दोस्तों। सेम हमने ऐसे ही करना होता है हमेशा जिंदगी के अंदर। अगर आप अनकंफर्टेबल होके काम करोगे ना, सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि सफलता की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो अनकंफर्ट लेवल से ही होती है। सीमेंट होता है ना, सीमेंट क्या करता है, जब जोड़ना होता है तो सीमेंट सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब जोड़ के रखना होता है फिर सख्त हो जाता है। सेम आपने क्या करना है, अपने आप को ऐसा बना लो दोस्तों, हालात चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना दोस्तों। कहीं भी काम करते हो ना, हमेशा एक ही बात सोचनी है, एम आई वर्किंग इन कंफर्ट जोन और अनकंफर्टेबल जोन। कई बार लोग क्या करते हैं, लीडर क्या करते हैं, थोड़ा सा धंधा बढ़ जाता है ना, वहां पर जाके बार बार काम करेंगे जहाँ पर इज्जत ज्यादा मिलती है, जहाँ पर लोग चाय पूछते हैं, जहाँ पर डाउनलाइन पूरा मान सम्मान देती है, वहीं पर ठीक ग्रोथ होनी शुरू होती है। हमेशा आपने क्या करना है, वहां पे काम करना है जहां पर नई नई टीमें बन रही हैं, जहां पर लोगों को भी पता नहीं है कि अपने क्या चीज होती है, वहां पर काम करो, वहां पर ट्रेनिंग दो, वहां पर स्किल एनेबलमेंट करो, वहां पर अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल माहौल बनाओ और फिर आगे उनकी डेप्थ में निकल जाना होता है जहां पर अनकंफर्टेबल माहौल होता है। राइट। नेक्स्ट मेरी कौन सी ताकत है जिसने मुझे उठाया इन सालों में, वो था मेरा माइंडसेट दोस्तों। माइंडसेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, माइंडसेट होना चाहिए एक शेर की तरह दोस्तों, राइट, एक लॉयन की तरह होना चाहिए। शेर मतलब फोकस ही सफलता की चाबी है। आपने देखा कभी जब शेर अटैक करता ना हिरण के ऊपर, बड़ा फोकस होके करता दोस्तों, बोलते ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो नजर नहीं हटने देता। एक बार क्या होता है, राधा होती है, कौन होती है, और सारे बोलो कौन होती है, राधा मंदिर जाती, रोज माथा टेकने पूजा करती है, और सीढ़ियों के अंदर कुछ लेडीज खड़ी होती है, हारों में गॉसिप्स करती है, लेडीज टॉक। वो रोज देखती है, फिर जाती है पूजा करने, फिर देखती, फिर जाती है। एक दिन पुजारी को बोलती है, पुजारी जी मैं रोज आती हूँ पूजा करने, लेकिन सीढ़ियों में कुछ लेडीज खड़ी होती है, रोज चुगलियां करती हैं, गॉसिप्स करती हैं, तो इनको हटाओ ना। तो पुजारी जी बोलते हैं एक काम कर, कल घर से चलते हुए एक लोटा लेके आना पानी का। क्या लेके आना, सारे बोले क्या लेके आना, लोटा लेके आना पानी का, लेकिन एक भी बूंद उस लोटे से गिर ना पाए। अगर तेरी बूंद गिर गई लोटे में से तो मैं तेरी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। वो ऐसे करती राधा, लोटा भरती पानी का, ध्यान से धीरे 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 जाती है और ध्यान रखती है कि कहीं पानी ना गिर जाए। करते करते वो सीढ़ियों तक पहुंचती है, करते करते सीढ़ियां पार करके पुजारी के पास पहुंच जाती है, बड़ी खुश होती है, बोलती पुजारी जी लोटा लेके आ गई राधा। तो पुजारी जी बोलते पानी गिरा, राधा बोलती नहीं गिरा। पुजारी जी बोलते आज वो लेडीज नजर आई, बोलती खाक नजर आनी थी, फोकस तो मेरा लोटे की तरफ था। तो पुजारी जी क्या बोलते, यही तो मैं चाहता था। तो भैया अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखो, अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन मत करो। अगर गोल के ऊपर फोकस करोगे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली। अगर आपने घर पे चाय धरी हो और कप में डाल दो और कप में गिर जाए मक्खी, तो क्या करोगे, चाय को क्या करोगे, चाय फेंक देंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े बर्तन के अंदर 1000 लोगों की चाय बन रही है, अब उसमें 2 मक्खियां गिर गई, आप क्या करोगे, मक्खी को फेंक देंगे, छाननी लेंगे, मक्खियों को बाहर उड़ा देंगे। मतलब क्या है, अगर सपने छोटे छोटे हैं तो डिस्ट्रैक्शन आएंगी, अगर सपने बड़े बड़े हैं तो डिस्ट्रैक्शन को आप बाहर फेंक देंगे दोस्तों। राइट, तो फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल। नेक्स्ट, ट्राई बट नॉट क्राई। करते रहना, बोलना करते करते अभ्यास, जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पर पड़ता निशान। अगर आप ट्राई करते रहते हो, अगर आप इतने काबिल नहीं भी हो तो काबिल बन जाते हो दोस्तों आप। राइट, दूसरों की बेवजह राय ना माने। जहां पर क्या करना है, लोग क्या गलती करते हैं, यहां से जाएंगे मीटिंग में बहुत एक्साइटेड, ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, जाके पड़ोसी से पूछेंगे तेरे ख्याल से तुझे क्या लगता है मोदी कर चलेगा,